क्वेश्चन लिखो, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस is connected across, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt, a battery of V volt, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt, capital V volt. फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो, the charge stored in it, the charge stored in it is 360 microcoulomb, the charge stored in it is 360 microcoulomb. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, आगे लिखो सर 360 माइक्रोकुलम, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो, when potential across the capacitor, when potential across the capacitor is reduced, when potential across the capacitor is reduced by 120 volt, is reduced by 120 volt, the charge stored in it become, the charge stored in it become 120 microcoulomb, 120 microcoulomb. कॉमा डाल के आगे लिखो कैलकुलेट, कॉमा डाल के आगे लिखो कैलकुलेट. कैलकुलेट में फर्स्ट पार्ट में लिखना है द पोटेंशियल V, द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C, द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C, अननोन कैपेसिटेंस C. सेकेंड पार्ट में लिखो, सेकेंड पार्ट लिखो, व्हाट विल बी द चार्ज, what will be the charge stored in the capacitor, well, what will be the charge stored in the capacitor, stored in the capacitor if the voltage applied, if the voltage applied had increased by 120 volt, if the voltage applied had increased by 120 volt. Voltage applied is increased by 120 volt. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो बेटा सब बच्चे ध्यान दो. ये कह रहा है कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अननोन है, यानी कैपेसिटेंस नहीं पता, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ द V वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज़ 360 माइक्रोकुलम. ठीक है भाई. अब ये कह रहा है अगर मैं इसके पोटेंशियल को 120 वोल्ट घटा दूं तो इसके अंदर जो चार्ज है वो 120 गुना क्या हो जाता है, इसके अंदर जो चार्ज है वो 120 माइक्रोकुलम स्टोर होता है. अब ध्यान दो भाई, क्वेश्चन, क्वेश्चन पे ध्यान दो. ये कह रहा है कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस नहीं पता. एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस नहीं पता, आपस में बातें करते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा. एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस हमें, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस नहीं पता, इसको मैं एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी मुझे इस बैटरी का पोटेंशियल भी नहीं पता. क्लियर है नहीं क्लियर? अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना भी 360 माइक्रोकुलम चार्ज स्टोर होता है. क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में ये कहता है अब जो भी पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है अगर उसमें से 120 वोल्टेज कम कर दूँ, जो भी बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई है अगर मैं उसमें से 120 वोल्ट कम कर देता हूँ, ठीक है भाई, तो जो चार्ज स्टोर होगा वो 120 माइक्रोकुलम हो जाएगा. बात समझ आ रही है? अब फर्स्ट पार्ट में हमें V की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है कि बताओ कितना चार्ज स्टोर होगा अगर V की वैल्यू को 120 बढ़ा दिया जाए तो. यही कह रहा है ना भाई, अगर V की वैल्यू जो भी बैटरी है अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 120 वोल्ट बढ़ा देंगे तो चार्ज कितना स्टोर होगा. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ज़रा ध्यान दो. अब मुझे पता है भाई Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, यही फॉर्मूला होता है. क्लियर है? और Q बराबर होता है CV, यही फॉर्मूला होता है. अगर Q बराबर हमारा CV है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर Q बाई V लिख सकते हैं. बात समझ आ रही है? अब मुझे पता है कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहता है, कैपेसिटेंस तरफ तभी बदलेगा जब हम क्या करें,
बताओ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही वाला फॉर्मूला होता है। तो सी की वैल्यू प्लेट के एरिया और प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और प्लेट के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है ना भाई। जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो किस बात पे डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पर, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर, और प्लेट के बीच में जो मीडियम है उस पर। इन 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके अंदर कितना चार्ज है, बात समझ में आ रही है, या कितनी बैटरी, किस बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, सी की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस के अंदर कितना चार्ज है कितना नहीं है, या फिर बैटरी का पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्योंकि सी के फॉर्मूले में ना ही क्यू आता है ना ही वी आता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, सी के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। चलो भाई, तो सी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। पहला वाला केस ये है और दूसरा वाला केस ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो भाई सब बच्चे, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ पहले केस के लिए। पहले केस में बताओ चार्ज कितना है, 360 माइक्रोकूलम, बात समझ में आ रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं पहले वाले केस में चार्ज है 360 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल कितना है v, पोटेंशियल को मैंने v मान लिया बराबर। दूसरे वाले केस में अरे कैपेसिटेंस है ना, q बाय वी बराबर क्या आता है, कैपेसिटेंस आता है। या मैं तुम्हारे लिए इजी करके सॉल्व करता हूँ। फॉर केस 1, इसको मैं केस 1 लिख लेता हूँ और इसको मैं केस 2 लिख लेता हूँ। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर केस 1, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में c बराबर हुआ q बाई वी, और q की वैल्यू है 360 माइक्रोकूलम केस 1 में, और q की वैल्यू आ गई, और v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू नहीं पता, हम v लिख लेते हैं खाली। अच्छा केस 2 के लिए क्या होगा बोलो, केस 2 के लिए c बराबर q बाई वी आएगा। केस 2 में q कितना है 120 माइक्रोकूलम, तो इसको 120 माइक्रोकूलम कर लेते हैं। v कितना है v माइनस 120, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो v माइनस 120 है। अब मुझे पता है कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, कैपेसिटेंस क्या रहेगा सेम, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना भाई। अगर दोनों का c बराबर है तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, बात समझ में आ रही है। तो इसको चाहो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर हैं तो 360 बटे में v बराबर 120 बटे में v माइनस 120। अब ये माइक्रोकूलम है और ये भी माइक्रोकूलम है, इनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि माइक्रोकूलम को कुलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर ही -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट ही जाएंगे, तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब 0 से 0 काटेंगे, 12 3 36 होता है, तो यहाँ पर आएगा 3 बटे में v, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे में v माइनस 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v की वैल्यू 120 आ रही है। चलो ताली बजाओ इस लड़के के लिए। हाँ सही है, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v माइनस 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3v माइनस में कितना 12 दिया 360 इज इक्वल्स टू v, इधर ला के 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये v आ गया, ठीक है भाई। v को इधर ले आओ, 3v, इस v को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस 360 को उधर ले जाओ तो प्लस का 360 हो जाएगा, ये 2v आ गया, ठीक है भाई। तो v बराबर आ गया 180, चाली वापस 360 को 2 से 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180, ताली वापस। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान दो भाई, सुनो, अब क्या निकालना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देख लो बेटा, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कितना चार्ज स्टोर होगा अगर v की वैल्यू को 120 बढ़ा दिया जाए तो। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो अब v की वैल्यू कितनी आई है 180, 120 और बढ़ा दो, कितना हो गया भाई 12 18 कितने होते हैं 300, तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट। क्लियर है नहीं क्लियर है, v इतना आ गया। अब वो चार्ज पूछ रहा है कितना स्टोर होगा, तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज निकालने का फॉर्मूला था c × v। तो v पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ v पता है, मुझे c नहीं पता, तो मुझे पहले c भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर मैं q निकालना चाहता हूँ बेटा, c निकालना तो पड़ेगा ना, कांस्टेंट है लेकिन पता तो होना चाहिए ना क्या रखूँ मैं यहाँ पर।
मैं सी की वैल्यू और वी की वैल्यू रखूंगा तभी तो क्यू की वैल्यू आएगी, तो सी निकालना पड़ेगा। तो सी कैसे निकालेंगे, किसी भी एक केस से निकाल दो, केस 1 से निकाल लो चाहे केस 2 से निकाल दो। मैं केस 1 से निकाल लेता हूँ सी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्यू निकालने के लिए मेरे पास वी होना चाहिए, सी होना चाहिए। वी तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास सी नहीं है, समझ में आगे नहीं आ गया? तो मैं कैसे निकालूंगा देखो ज़रा। तो सी कैसे निकालेंगे, सी बराबर होता है क्यू बाय वी। अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम केस 1, कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम केस 1। चलो भाई, फ्रॉम केस 1, अगर हम केस 1 से सी निकालेंगे, जान दो भाई, अगर हम केस 1 से सी निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा बताओ। केस 1 के अंदर सी बराबर क्यू बाई वी है, ठीक है। तो केस 1 ये वाला देख लो भाई, तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकाली जाएगी, सी बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है 360 माइक्रो कूलम को इस बार कूलम में चेंज कर लेना, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू निकाल रखी है 180, तो वी की वैल्यू रखेंगे 180, 180 को 360 काटोगे 2 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻6 फैराड। सी की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, समझ आई नहीं है? अब इसका बाकी पार्ट इधर देख लो भाई, बाकी पार्ट में एक बार इधर देख लो, मेरा बाकी पार्ट में देखिए क्यों पूरा मैसेज नहीं होगा, मैं चिंता मत थोड़ा सा। अच्छा देखो भाई, अब हमने सी निकाल लिया है, अब हमें क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकाला जाएगा, तो क्यू बराबर है सी इंटू में वी, सी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, वी की वैल्यू कितनी बोली है भाई, तो वी की वैल्यू से 300 बोली है, तो यहाँ पर हम 300 पुट कर देंगे, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा, 600 गुणा में 10⁻⁻6, तो ये 600, अगर हम -6 हटा देंगे तो माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चार्ज कितना स्टोर होगा, 600 माइक्रो कूलम। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ध्यान दो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। देखो जरा, तो हम कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन करते हैं, फिर दो तरीके से अरेंज करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब तुमने रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, सबसे ज्यादा आवाज ना तुम्हारे उधर से आ रही है, ये मैं तो बोल रही थी, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन उधर से आवाज आ रही है। ये बहुत हल्ला मचा रही है, कौन? बेटा शांत रहो, फालतू बकवास नहीं करनी, इसमें भाई वॉशरूम में जाते रहो तुम बच्चे, फिर स्टार्ट हो गए, फिर स्टार्ट हो गए तुम्हारी वजह से, बस बाकी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, देखो जरा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज करेंगे इस तरीके से, ठीक है भाई। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है, ये जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर्स लगे होंगे वो एक के बाद एक के बाद एक लगे होंगे, जरा समझना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, 2 मिनट लिखना बंद कर दो, यहाँ समझ लो, ठीक है बेटा। क्या तुम्हें सब बच्चे, मान लो कि भाई मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, बात समझ आ रही है, और ए से बी तक जाते वक्त एक दुकान पड़ती है बी, एक दुकान पड़ती है क्यू, और एक दुकान पड़ती है आर। मान लेते हैं ए से लेकर बी एक रास्ता है और इस रास्ते में 3 दुकान पड़ी, तो तीनों की तीनों दुकान किसमें होंगी, सीरीज में कहलाएंगी, किसमें कहलाएंगी, सीरीज में। अब ए से बी जाने के लिए मेरे पास एक रास्ता और भी है, बात समझ आ रही है। अब उस रास्ते में एक दुकान पड़ती है एच और दूसरी दुकान पड़ती है टी, बात समझ आ रही है। तो ये देखो जरा, इस रास्ते से जाते वक्त ये दोनों दुकान पड़ी, तो ये दोनों दुकान भी किसमें, सीरीज में। अब ऐसी दुकानें जो अलग अलग रास्ते पर पड़ती हैं वो पैरेलल में, यानी पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर और एस टी ये एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, क्योंकि पी दुकान और एस दुकान अलग रास्ते में। अगर बोलूंगा पी और एस किसमें, तो ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि दोनों दुकान अलग अलग रास्ते पर पड़ेगी। और क्यू और टी भी अलग रास्ते में, क्यू और एस अलग रास्ते में, तो पैरेलल है। एस और टी भी अलग रास्ते में पड़ रही है, तो ये भी क्या भी पैरेलल में। तो ऐसी दो दुकानें जो अलग अलग रास्ते में पड़ती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वो पैरेलल में। तो पी क्यू आर और एस टी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। मेरी बात समझ आ गई है, क्लियर है, क्लियर। एस टी किसमें होगा, सीरीज में, पी क्यू आर सीरीज, क्योंकि एक ही रास्ते पर ये दुकानें पड़ रही हैं। मेरी क्लियर, मेरी बात क्लियर होगी, समझ आ गई। तो ये होता है सीरीज और पैरेलल। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे किसमें अरेंज हैं, ये सारे सीरीज में अरेंज। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3 और इसका Cn। ये n कैपेसिटर्स हैं लगातार, क्लियर है। अब मुझे निकालना भी इन सारे कैपेसिटर्स का टोटल क्या होगा।
यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर्स हैं इन सभी कैपेसिटर्स का टोटल कितना निकल कर आएगा, बात समझ आ रही है? क्लियर? चलो निकाल के देखते हैं। ध्यान दोगे सारे बच्चे। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, बात समझ। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हैं। अगर मुझे सारे कैपेसिटर्स का टोटल निकालना हो या कैपेसिटेंस का टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दें। जब भी मैं इनको सीरीज में अरेंज करता हूँ, मेरी बात सुनो भाई, जब भी मैं इनको सीरीज में अरेंज करता हूँ तो इनको बैटरी से कनेक्ट करूँगा। जब इन्हें बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो बैटरी से निकलेगा भाई करंट, और करंट के साथ जाता है भाई चार्ज। क्लियर है? तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है प्लस क्यू, इसके ऊपर स्टोर होता है माइनस क्यू। क्लियर है? क्लियर? फिर इसके ऊपर स्टोर होगा माइनस क्यू, इसके ऊपर स्टोर होगा प्लस क्यू। देखो जरा कैसे हो रहा है समझना, जरा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसको समझना। अगर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं टोटल चार्ज है 1000 कूलम। क्लियर? तो 1000 का 1000 कूलम चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर जाकर स्टोर हो जाएगा इस वाली प्लेट पर। तो यहाँ पर 1000 कूलम क्या हो गया, स्टोर हो गया। 1000 कूलम मतलब प्लस क्यू। अब उतना ही नेगेटिव चार्ज सामने वाली प्लेट पर भी इकट्ठा हो जाएगा। अरे यार नहीं, कोई बात, मैं देख लूँगा, आवाज़ आती है उसमें, कोई प्रॉब्लम। ध्यान दो भाई, चालू भी नहीं था, चालू है, वो चालू है। देखो भाई ध्यान दो, अब जितना चार्ज इस वाली प्लेट पे स्टोर हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज इस वाली प्लेट पर भी स्टोर होगा। ठीक है भाई? अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आया है, अगर इस वाली प्लेट पर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, तो इसकी इधर वाली प्लेट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा समझ लो थोड़ा सा। देखो भाई, अगर यहाँ पर जितना, देखो इस पर तो पूरे चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर तो हर तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का 100 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर माइनस का 1000 कूलम स्टोर हो जाएगा। अगर ये प्लस का 1000 है तो इधर माइनस का 1000 कूलम स्टोर हो जाएगा। और इसकी पीछे वाली प्लेट पर, मतलब इस प्लेट के बैक साइड पर, इस प्लेट के बैक साइड पर प्लस का 1000 कूलम स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लस का 1000 कूलम है, ये कंडक्ट होकर आगे वाली प्लेट पर चला जाता है, कंडक्ट होकर आगे वाली प्लेट पर चला जाता है। और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 1000 आ जाएगा। फिर अगेन माइनस का 1000, प्लस का 1000, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस का 1000 वो आगे वाली प्लेट पर कंडक्ट होकर चला जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1000 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, प्लस का 1000 कूलम, इस पर भी कितना होगा 1000 कूलम, और आगे वाले पर भी 1000 कूलम। यानी जितने भी कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहे हैं सभी कैपेसिटर पर बराबर चार्ज स्टोर हो जाएगा, सभी पर बराबर चार्ज स्टोर होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने V पोटेंशियल दिया, टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का V, तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, इसके अक्रॉस Vn। अच्छा, ये पोटेंशियल है क्या, ये पोटेंशियल कर क्या रहा है बैटरी का, तो बैटरी का पोटेंशियल अलग अलग जगहों पर चार्ज को पहुंचा रहा है, चार्ज को पहुंचा रहा है। क्लियर है? तो चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने में कितना पोटेंशियल खर्च हुआ, मान लेते हैं इतना, यहाँ तक पहुँचाने में कितना पोटेंशियल खर्च हुआ, इतना, यहाँ तक पहुँचाने में इतना, और यहाँ तक पहुँचाने में इतना पोटेंशियल खर्च हुआ। क्लियर है? तो अलग अलग प्लेट पर चार्ज पहुँचाने में अलग अलग पोटेंशियल खर्च होता है और सभी प्लेट पर बराबर चार्ज स्टोर होता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब अगर मुझे क्या निकालना होगा, अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा, तो टोटल पोटेंशियल निकालने का तरीका है, अलग अलग कैपेसिटर पर जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है सभी पोटेंशियल को जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? चलो, अब हम V को क्या लिख सकते हैं, V को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ भाई, अब जैसा कि मैं जानता हूँ भाई V बराबर क्या होता है, V बराबर Q/C होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो V की जगह V रहने देते हैं, V1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 की जगह आ जाएगा Q/C1। समझ में आ गया? V1 का मतलब क्या है, V1 का मतलब है पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर होगा हमारा Q/C1। समझ में आ गया? पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है, इतना, और कैपेसिटेंस कितना है भाई, C1, तो V की वैल्यू है V1 की वैल्यू हो जाएगी Q/C1। अरे मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? अच्छा, अब V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह लिख सकते हैं Q/C2, इसकी जगह V3 की जगह Q/C3 अप टू, इसके क्या लिखेंगे, सॉरी Cn लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिन करो भाई
कि ये सब मिलकर जितना पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, अगर मैं एक अकेला ऐसा कैपेसिटर बना दूं कि वो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप करे जितना इन सब ने मिलकर किया है, तो हम बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस इन सब के इक्विवेलेंट है। क्लियर है नहीं क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई कि अगर 100 आदमी मिलकर जितना काम करते हैं, बाहुबली वो काम अकेले कर लेता है, तो बाहुबली की जो ताकत है वो उन सब के इक्विवेलेंट है। सुन लो, बाहुबली की जो ताकत है वो 100 आदमियों के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम है, ये सब मिलकर जितना पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं उतना पोटेंशियल ये कैपेसिटर अकेले कर लेता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस इन सब के इक्विवेलेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? तो यहाँ पर V को मान लो भाई इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है? V। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस V की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? V की वैल्यू को हम लिख सकते हैं Q/C इक्विवेलेंट। चार्ज कितना स्टोर हुआ मान लेते हैं इसने Q। क्लियर नहीं क्लियर है? तो Q डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस आ गया C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर क्या होगा? इन सब से Q कॉमन ले लो, तो Q/C इक्विवेलेंट आ गया बराबर, यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू में 1/Cn आ जाएगा। Q से Q काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 अप टू 1/Cn। देखो ये डेरिवेशन आती नहीं है तो तुम्हें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम इतना याद रखना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू हर एक कैपेसिटर पे बराबर स्टोर होगी। क्लियर है? V की वैल्यू हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग होगी। ठीक है? V अलग होता है, चार्ज सेम होता है, ये बात याद रखना बस, और कुछ याद नहीं रखना। और फॉर्मूला याद रखना, अगर सारे कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अरेंज कर दूँ, अगर सारे कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अरेंज कर दूँ, ठीक है, तो इन सब का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, यही मैं आगे करवाता हूँ। अगर क्या हुआ, सुनो भाई, अगर क्या हुआ, अगर सारे कैपेसिटर्स, अगर सभी कैपेसिटेंस आपस में बराबर हुए, अगर सभी कैपेसिटेंस आपस में बराबर हुए C के, ये सभी एक जैसे हैं, यानी सबका कैपेसिटेंस अगर C के बराबर है, तो बताओ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सिंपल, 1/C1 1/C आ जाएगा, C2 की जगह भी मैं C लिख लूँगा, C3 की जगह भी C लिख लूँगा और Cn की जगह भी C लिख लूँगा। बताओ कितनी बार तक, यहाँ पर कितने कैपेसिटर से N, तो 1/C को अगर मैं N टाइम्स ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? N टाइम्स ऑफ 1/C आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है C इक्विवेलेंट। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, मतलब दोनों को उल्टा कर लो। इसको उल्टा करेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो C/N आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई भी? इस तरीके से। तो अगर एक जैसे, सुनो भाई, अगर एक जैसे बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। किसी भी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखेंगे और नीचे टोटल जितने कैपेसिटर हैं उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है भाई, ये है 3 माइक्रोफेराड का, ये भी है 3 माइक्रोफेराड का। ठीक है, एक और लगा दिया, ये भी है 3 माइक्रोफेराड का। बताओ ये तीनों सीरीज़ में है? अगर ये तीनों सीरीज़ में तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर ये तीनों सीरीज़ में तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? किसी भी एक का कैपेसिटेंस लेंगे और कितने हैं ये? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ गया? 1 माइक्रोफेराड। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 माइक्रोफेराड आ गया। ठीक है भाई, ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो भाई। अगर मान लो एक मैंने ऐसे लगा दिया 4 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड। ध्यान दो भाई सब बच्चे, अगर मुझे इन चारों का इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बताओ, चारों एक जैसे हैं तो किसी एक का कैपेसिटेंस यहाँ रखेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1 माइक्रोफेराड। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही, अगर मान लो बेटा सभा बहुत हो रहा है तुम्हारा, मैं क्लास से उठा के बाहर कर दूंगा तुम्हें। देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है भाई? 6 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड। ये कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ पर 4 हैं लेकिन चारों एक जैसे नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, जो एक जैसे होते हैं उनको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो एक जैसे हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। बताओ एक जैसे कौन कौन से हैं? एक 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड,
तो मैं 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? अरे ये 2 है ना भाई, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा 6/2। इन दोनों का इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, एक का इन दोनों में से किसी एक का ऊपर रखेंगे और ये कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करके कितना आ गया भाई? 3 आ गया। यानी इन दोनों को मिलाकर कितना आता है? 3 आता है। इन दोनों का इक्विवेलेंट है 3। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, ध्यान दो भाई, इन दोनों को मिलाकर आ जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैराड। बात समझ आ रही? बाकी 3 के तो है ही, बाकी 3 माइक्रोफैराड के लगे ही हैं। अब 3 माइक्रोफैराड के 3 हो गए, तो बताओ टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे भाई? किसी एक का लिखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 है, आंसर आएगा 1 माइक्रोफैराड। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? कितने बच्चों को ये 100% क्लियर हो गया? दोनों हाथ खड़े करो एक बारी, ध्यान दो इधर, शांत रहो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। अच्छा इधर देखो भाई, शांत, इधर देखो बेटा सारे बच्चे, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई? बस बाद में देख लेना, चुगली वुगली बाद में कर लेना। देखो भाई, अरे ये युवराज तुमसे चुगली करने वाला था ना कुछ, ध्यान दो भाई। अब अगर मुझे इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो तीनों एक जैसे है नहीं, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। अगर मुझे इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो इन तीनों का जो 1 इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों के इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा भाई? हर किसी कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे होगा? 1/c इक्विवेलेंट, फिर 1/1, 1/2, 1/3 कर लेंगे। तो ये कैसे निकल कर आएगा भाई? तो 1, अब पहली बात तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, बात समझे? तीनों का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है भाई? तो तीनों का एलसीएम अगर 6 आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सभी डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। अगर इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 आया है, तो तीनों डिनोमिनेटर को हम 6 बनाएंगे। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 6/6, ये आ गया 3/6, ये आ गया 2/6। अब डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए, तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, तो 6 प्लस में 3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। 6 प्लस में 3 प्लस में 2 कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ गया हमारा 5 और ये 6, 11/6 माइक्रोफैराड। अभी नहीं आया बेटा, अभी ये 1/6 इक्विवेलेंट, ये हम गलती करते हैं बहुत बड़ी। तो ये जो आया है वो 1/c इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल है। अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, दोनों तरफ उल्टा कर दो। इसको उल्टा करेंगे आगे, इसको उल्टा करेंगे तो 6/11 माइक्रोफैराड। अब आंसर आया फाइनल। समझ में आया कैसे निकालना है? क्लियर? हाँ आ गया। चलो वेरी गुड, पहले कर लिया तुमने। चलो भाई ताली बजाओ 10 के लिए, पहले सॉल्व कर रहे हैं इस बच्चे ने। देखो भाई ध्यान दो बेटा इधर 2 मिनट के लिए, बेटा इधर ध्यान दो। आगे चलते हैं भाई। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो 2 का अगर 2 का क्वेश्चन आ गया, ये 3 है और ये 6 है, 3 माइक्रोफैराड है और 6 माइक्रोफैराड है। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? इसको याद ही रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आ जाता है हमारे, ठीक है भाई? 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, ये बहुत बार काम आता है। देखो तो 2 को कैसे निकालें? तो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, 1/c1 प्लस 1/c2 करके निकालेंगे। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके रख लेता हूँ ताकि जल्दी कैलकुलेट कर पाऊँ। तो जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका देखो जरा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, c2 इधर आ जाएगा, c1 इधर आ जाएगा और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, इतना आ गया। अब इसको उल्टा कर लो। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई अब इसको उल्टा कर लो, दोनों को उल्टा कर लेंगे तो क्या आएगा भाई? दोनों को उल्टा करने पर c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2 आ जाएगा। दोनों को उल्टा करने पर ये आ जाएगा। तो जब भी तुम्हें 2 कैपेसिटर का टोटल निकालना हो या 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों को जोड़ना है। तो चलो भाई अब निकाल लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 और 6 को, और नीचे इन दोनों को जोड़ना है। 3 6 कितना आ जाएगा? 3 6 12 आ जाएगा। तो 3 6 18 होता है, नीचे 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 12 18 काटेंगे तो अच्छा सॉरी 9 आएगा, है ना भाई? तो कितना है? चलो भाई दोनों के लिए ताली बजाओ। जिन बच्चों ने सही निकाला उनके लिए ताली बजाओ फटाफट। जिन बच्चों ने सही निकाला उनके लिए ताली बजानी बेटा। चलो भाई, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड। अच्छा देखो भाई सुनो, तो अब याद रखना, जब भी 3 और 2 का सेट आ जाए, जब भी 3 और 2 का सेट आ जाए, तो ये दोनों 2 माइक्रोफैराड के बराबर होंगे। ये दोनों 2 माइक्रोफैराड के बराबर होंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो ये मिटा रहा हूँ। अच्छा 10 और 5, अगर 10 और 5 होते तो टोटल कितना आता बताना एक बार कैलकुलेट करके।
अगर ये 10 और 5 होते तो टोटल कितना आता? अगर ये 10 होता, ये 5 होता, तो 10 और 5 तो पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, तो 50 बटे में 15 ऐसे आ जाता है ना। चलो गुड, 3.3 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो गुड। अच्छा अब आगे देखो भाई, शांत 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 शांत। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दिया तुम लोगों को ऐसे करके, मान लो ये 6 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड। अब बताओ इन तीनों का टोटल कितना होगा? जो बच्चा स्मार्ट है वो स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करेगा, बाकी समझ जाओ। सिक्स बाई 11 ताली बजाओ, शांत रहो। अब तुम्हारा ठीक है। अरे जतिन के लिए ताली बजाओ और इसके लिए योगेश के लिए। तुमने सॉल्व करा दिखा ना। 1/6 1/3 1/2 आंसर 18 + 18 का 0.36। ये स्मार्ट तरीका नहीं है बेटा। तुमने अच्छा चलो निकाला, उसके लिए बहुत बढ़िया। तुमने कैसे कैलकुलेट करा? ठीक है देखो क्या करेंगे, 6 और 3 का तो 2 ही हो जाएगा। अरे 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो हमारे पास 2 ही आ गया, बाकी एक 2 एक्स्ट्रा है। क्लियर है? इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आ गया, 2 ऑलरेडी है। अब 2 और 2 एक जैसा आ गया, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 2/2 करके। अरे 2 एक जैसे है ना भाई, तो 2 एक जैसे है, कैसे निकालेंगे? किसी भी एक का लिखेंगे। नीचे कितने हैं? 1 2 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1 माइक्रोफराड। ठीक है भाई, वो तो आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ना, हम ज़्यादा आसान तरीके से निकालें। अरे समझ में आया नहीं अभी? तो क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं भाई। ठीक है, इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है देखो जरा। सीरीज के अंदर क्या होगा? सबसे पहली बात, चार्ज की वैल्यू रिमेन सेम। ठीक है भाई, चार्ज की वैल्यू जो होती है वो हर एक कैपेसिटर में सेम रहती है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई। दूसरी बात, V की वैल्यू क्या होती है भाई? डिफरेंट होती है। V की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? यानी V की वैल्यू हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। ठीक है भाई। चलो भाई, तो V की वैल्यू हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट रहेगी। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद। अच्छा अरे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बस 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 इधर देखो। अब क्या होगा भाई? जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, सभी कैपेसिटर, अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स अगर सीरीज में अरेंज हैं, तो इन सबका जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, ठीक है, वो छोटा होगा सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से भी। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने को भी थोड़ी देर पहले ये निकलवाया था ना तुम लोगों से, कि 3 कैपेसिटर थे, 1 माइक्रोफराड के, 2 माइक्रोफराड का और 3 माइक्रोफराड का, और तुमने इन तीनों का जो टोटल निकाला था वो कितना निकाला था भाई? इन तीनों का जो इक्विवेलेंट निकाला था वो 6/11 निकाला था, और 6/11 लगभग 0.5 के आसपास आएगा, 0.58 के आसपास। बात समझ आ रही है? तो तुम देख पा रहे हो कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अरेंज करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट निकल कर आता है, उनका जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटा होगा। मेरी बात समझ में आगे नहीं आ गई? और आगे चलते हैं। मेन 3 हमारे पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, अगर मान लीजिए 2 कैपेसिटर हैं और 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकाला था हमने? C1 + C2 करके निकाला था। 5वां पॉइंट, अगर बहुत सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो उनका कैसे निकालते हैं? C/n करके। अगर n आइडेंटिकल यानी एक जैसे कैपेसिटर्स हैं तो किसी एक का कैपेसिटेंस ऊपर लिखेंगे, नीचे जितने कैपेसिटेंस है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये सारा का सारा हो गया भाई टोटल। ठीक है।